Hello everyone, welcome to the another episode of Vigyan series. And today we're gonna talk about dielectrics, the effect of dielectrics in a capacitor. और उसके आगे की टॉपिक्स की अपन आज बात करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर को डिफाइन किया था, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखी थी, उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिफाइन किया था और उसके कुछ फॉर्मूले जो है बेसिक्स फॉर्मूले, यानी कैपेसिटेंस कितना होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एंड एवरीथिंग हमने डिफाइन किया था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जब कैपेसिटर के बीच में हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं, ठीक है, तो कैपेसिटर का क्या होता है। सो लेट अस बिगिन। ओके, हम्म सो या आज हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। अब देखो, आप लोग को इतना तो पता ही होगा डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटिंग मीडियम होता है जो कि दो कैपेसिटर्स के बीच में डाला जाता है ताकि उसकी कैपेसिटेंस कुछ सर्टेन अमाउंट से चेंज की जाए। यूजुअली वो कम करने के लिए डाली जाती है, ठीक है। तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रियलिस्टिक सिचुएशन की अगर बात करें ना, तो रियलिस्टिक सिचुएशन में जितने भी दुनिया में कैपेसिटर्स होते हैं सबके बीच में डाइलेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है। जो दो कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं जिसको कैपेसिटर कहते हैं, जो दो कंडक्टिंग सिस्टम होते हैं, उनके बीच में हमेशा देयर इज सम फॉर्म ऑफ डाइलेक्ट्रिक विच इज प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो, अगर दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच हम सॉलिड डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दें, क्या कर दें, सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स, इफ वी प्लेस solid dielectric between two conducting plates, तो उसके पीछे कुछ पर्पस होता है, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, विच आर एस फॉलोस, ठीक है। तो देखो, जो सबसे पहला पर्पस होता है कि वो जो दो लार्ज मेटल शीट्स होते हैं, ठीक है, जो दो लार्ज मेटल शीट्स होते हैं उनके बीच का सेपरेशन बहुत कम होता है, राइट। हमने क्या डिफाइन किया था कैपेसिटर का, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या था कि दो लार्ज मेटल शीट्स होते हैं जिसको कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। उनकी लेंथ के हिसाब से उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। अगर ये एल है तो एल विल बी ग्रेटर देन डी, मच मच ग्रेटर देन डी। तो अब होता क्या है कि क्योंकि इनकी कंडक्टिंग कैपेसिटी बहुत हाई है, तो इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरैक्शन को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि अगर हम इनके इंटरैक्शन को कम नहीं करेंगे तो ये कभी भी एक स्टेबल सिस्टम बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इन दो कंडक्टिंग प्लेट्स को स्टेबल करने के लिए हम इनके बीच में सॉलिड डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं, जो कि क्या करता है कि इनको बिना कांटेक्ट में लाए हुए इनको काफी स्टेबल रखता है, ठीक है। तो सबसे पहला पर्पस क्या हो गया कि सॉलिड डाइलेक्ट्रिक डालने का, रिप्लेस सॉलिड डाइलेक्ट्रिक बिटवीन टू कंडक्टिंग प्लेट्स, इट कीप्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट्स इंटैक्ट, ठीक है। ये जो है कंडक्टिंग प्लेट्स की स्टेबिलिटी को इंटैक्ट रखता है, ठीक है। सेकंड, इसका पर्पस क्या होता है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि कैपेसिटर के बीच में हम लगा सकते हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल डिफरेंस दो कंडक्टर्स के एंड पे अपन लगा सकते हैं, यानी कैपेसिटर में लगा सकते हैं, उसकी मात्रा को, उसकी वैल्यू को डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से वो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, वो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो इट बेसिकली इंक्रीजेस द मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल डिफरेंस which can be applied between the plates of the capacitor without breakdown, ठीक है।
इट डज नॉट इंक्रीजेस, ये बोलना गलत होगा कि इसकी वजह से इंक्रीज होता है, हम इसकी वजह से इंक्रीज कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस between the plates. We can increase the maximum possible value of potential difference between the plates, between the plates. ठीक है। हाँ, थर्ड क्या होता है कि ये जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का, उसको इंक्रीज कर देता है। इट इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बोला था कि ये कैपेसिटेंस की वैल्यू को इन्फ्लुएंस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है ना। चाहे उसको इंक्रीज करना हो चाहे उसको डिक्रीज करना हो, कुछ में इंक्रीज करने के लिए भी करते हैं कुछ केसेस में, एंड बहुत सारे केसेस में डिक्रीज करने के लिए भी करते हैं। बट अपना जो फंडा है वो है कि अपन इंक्रीज करने के लिए करेंगे। ठीक है, अपने सिलेबस में। तो जब डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल इंसर्ट करते हैं हम प्लेट्स के बीच में, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो के फैक्टर से डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, पहले आप ये लिख लीजिए, राइट इट डाउन दिस वन, उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हैं किसी दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, के फैक्टर से वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जो ई होता है वो ई नॉट बाई के बराबर हो जाता है, और जो वी होता है वो V0/K के बराबर हो जाता है। जहां पर ई नॉट और V0 डाई इलेक्ट्रिक डालने से पहले का पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड है रेस्पेक्टिवली। और ये तब होता है जब चार्ज कांस्टेंट हो। ये दोनों केसेस तभी वैलिड होंगे व्हेन Q इज कांस्टेंट, यानी दोनों प्लेट्स पर चार्ज का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा, दोनों कांस्टेंट हो। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता क्यों है। ठीक है, तो वो भी समझिए उसके पीछे की फिजिक्स क्या है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है बिकॉज जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है, ठीक है, जो डाई इलेक्ट्रिक होता है, जैसे देखो डाई इलेक्ट्रिक हमने ये मान लो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये अपना पॉजिटिव साइन कंटेन करता है, ये अपना नेगेटिव साइन कंटेन करता है। ठीक है, अब देखो इनके बीच में हमने क्या किया, एक डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, सॉलिड डाई इलेक्ट्रिक। क्या कर दिया, सॉलिड डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब ये जो डाई इलेक्ट्रिक है इस पर चार्ज इंड्यूस होगा ड्यू टू दिस कैपेसिटर का प्लेट, हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज इसीलिए हो जाता है क्योंकि एक इंड्यूस चार्ज ऑपोजिट साइन का दोनों सरफेस पे डाई इलेक्ट्रिक के इंडल्ज हो जाता है, यानी ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज और ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। अब जो ये इंड्यूस्ड चार्ज है ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, जो कि कैपेसिटर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ठीक ऑपोजिट होता है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव इधर जा रहा है, ठीक है, और ये इधर जाएगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा जो कि डाई इलेक्ट्रिक के द्वारा हुआ, तो इसको मान लेते हैं EI। ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इधर जा रहा है वो हो गया, इसको मैं ब्लू से डोनेट कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इधर से जा रहा है वो हो गया E0। ठीक है,
तो जो नेट वैल्यू होती है ई की, वो हो जाती है ई नॉट माइनस ई आई। ठीक है, तो अब देखो, ई क्या है, ई नॉट बाई के है ना, और ये क्या है, ई नॉट माइनस ई आई हो गया। तो ई आई यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट वन माइनस वन बाई के, और के पता है ना आपको क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है के इज नथिंग बट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो ई आई क्या होगा, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वन माइनस वन बाई के। तो दैट इंप्लाइज सिग्मा इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा वन माइनस वन बाई के, ये पहला। और चार्ज इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, इनिशियल चार्ज वन माइनस वन बाई। समझ रहे हो इस चीज को, पहले ये दोनों लिखो। राइट इट डाउन। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक प्रॉपर्टी होती है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की, जो कि मटेरियल मटेरियल पे चेंज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कंडक्टर के केस में, इन केस ऑफ कंडक्टर, के की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर में तो डाई इलेक्ट्रिक की कोई प्रॉपर्टी हम कैलकुलेट कर नहीं सकते, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की प्रॉपर्टी, तो वो क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। तो अपना क्यू आई क्या था, क्यू वन माइनस वन बाई के था, ये इन्फिनिटी हो गई, समथिंग बाई इन्फिनिटी इज जीरो। तो दैट इंप्लाइज क्यू आई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सिग्मा आई विल बी इक्वल टू सिग्मा हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इंप्लाइज, अब ध्यान से समझना इस तीनों इक्वेशन से मैं क्या डिराइव कर रहा हूं। दैट इंप्लाइज कि जो क्यू आई है, यहां से देखो, जो क्यू आई होगी वो क्यू से छोटी होगी, यानी जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो जो ओरिजिनल चार्ज था उससे छोटा होगा। तो फाइनली अगर हम एक रिलेशन बनाए, तो वो रिलेशन क्या बनेगा, वो रिलेशन बनेगा क्यू आई इज लेस देन इक्वल टू क्यू, सिग्मा आई इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा। अब इक्वल टू क्यू आया क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू था, यहाँ पर लेस देन आया इस केस में, तो हमने जनरलाइज कर दिया इसको, इसको क्या किया, जनरलाइज कर दिया। राइट इट डाउन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा सारी चीजें। ठीक है, ओके, क्लियर है ये आप लोगों को, राइट इट डाउन फटाफट। ओके, चलो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के बारे में अपन बात करने वाले हैं, और वो केस है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर partially filled with dielectrics। ठीक है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे हम एक बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला डिड्यूस करेंगे अभी डिराइव करके। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक जो है पार्शियली फील्ड है, मतलब पूरा भरा हुआ नहीं है, वो डाइलेक्ट्रिक आधा ही भरा हुआ है। ठीक है, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। ठीक है, सपोज
डाइइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड और उसका कांस्टेंट क्या है, के बराबर। ठीक है, अगर चार्ज क्यू हम कैपेसिटर को देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, चार्ज क्यू अगर हम कैपेसिटर को देते हैं तो एक इंड्यूस चार्ज क्यू आई डाइइलेक्ट्रिक में भरेगा। ठीक है, भर जाएगा ना भाई, भर जाएगा सर। तो चलो बना देते हैं ऐसे, ये दो डंटी बन गई, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, फटाफट फटाफट, बहुत ही गंदा सा नेगेटिव चार्ज बन गया नहीं। अब डाइइलेक्ट्रिक बीच में है कहीं पे, पार्शियली फिल्ड है। ठीक है, तो ये पार्शियली फिल्ड है, इसका कांस्टेंट है के, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्यू इंड्यूस्ड है नेगेटिव और ये क्यू इंड्यूस्ड पॉजिटिव। ठीक है, मान लेते हैं इसकी थिकनेस जो है वो टी है और इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो डी है। ठीक है, ये सीन है। तो अब देखो, हमें पता है कि जो इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप होगा डाई इलेक्ट्रिक में उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है क्यू आई इज इक्वल टू क्यू वन माइनस वन अपॉन के, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब एक ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी, जब डाई इलेक्ट्रिक नहीं था तो वो हुई होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से उसके अंदर भी जनरेट हुई ई, जिसका फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो क्या होगा, वी इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी माइनस, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच की बात है। ठीक है, तो वी प्लस यानी ई टी, ठीक है, और वी माइनस क्या हो जाएगा, ई नॉट डी माइनस टी। ये कैसे हुआ, समझ आया, ये नहीं समझ आया तो यहां देखो। ठीक है, ये दो पैरेलल प्लेट्स, यहाँ पर एक डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। ठीक है, ये थिकनेस टी, ये अगर डी, तो ये क्या हो जाएगा, टी माइनस, सॉरी डी माइनस टी। यार तो अब इस चीज को देखो और ऊपर वाले से कोशिश करो, वी प्लस, ठीक है, वी प्लस यानी ये वाला प्लेट, ई इंटू टी, सिंपल, वी माइनस ई नॉट डी माइनस टी। क्लियर हो गया, इस डायग्राम से एकदम 100% आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम मैं मिटा दे रहा हूं, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है ना भाई, चलो आ जाओ। तो ई क्या है अपने को पता है, ई इज ई नॉट बाई के इंटू टी हो गया ये, प्लस ये हो गया ई नॉट डी माइनस टी। तो अगर यहां से ई नॉट को कॉमन ले लें तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा क्या होगा, क्यू बाई एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहां तक आप लोगों को चीजें आ गई समझ। तो ये क्या निकला, पोटेंशियल निकला, क्या निकला ये, पोटेंशियल निकला। तो कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, क्यू बाई वी, क्यू बाई वी, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब बोलो ये कैसे है भाई, यहां से क्यू बाई वी निकाल लो ना, क्यू को इधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर और अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सेम ही चीज तो लिख दिया ना मैंने यार। तो यही अपना बेसिकली कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, व्हेन इट इज फिल्ड
with a partially filled dielectric. Okay, it is filled with a partially filled dielectric. अब सबसे पहले तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, है ना, नोट इट डाउन. इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, छोटे 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 छोटे, तुरंत हो जाएगा वो फटाफट, उसको कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. पॉज कर लीजिएगा आप लोग, अगर आपको टाइम नहीं मिला तो काइंडली पॉज द वीडियो और उसके बाद आराम से नोट कर लेना. ठीक है, डिफरेंट केसेस, डिफरेंट केसेस. सबसे पहले, अगर एक से ज्यादा डाइइलेक्ट्रिक बीच में कैपेसिटर्स के प्लेस कर दिया जाए तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है, यानी मान लो अगर एन डाइइलेक्ट्रिक हमने प्लेस कर दिया दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में, तो वो हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T1 माइनस T2 माइनस एंड सो ऑन माइनस Tn T1 by K1 T2 by K2 प्लस एंड सो ऑन Tn by Kn. ये आ गया अपना. ठीक है, पहला. सेकंड, अगर दोनों प्लेट्स के बीच में स्लैब ने पूरा स्पेस फिल कर लिया है, यानी पार्शली फिल्ड नहीं, अगर पूरा, ये जो दो प्लेट्स हैं इनके बीच का जितना भी प्लेस है सबको डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ने फिल कर लिया है, तो T क्या हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा. T विल बिकम D के बराबर यहाँ पे, तो C हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई K, यानी K एप्सिलॉन नॉट A बाई D. तो अब समझ आया कि कैपेसिटेंस K टाइम क्या हुआ, इंक्रीज हो गया. K टाइम क्या हुआ, इंक्रीज हो गया. ठीक है, अब अगर कंडक्टिंग स्लैब जो है जिसका K इंफिनिटी के मतलब अराउंड है, तो अगर उसको प्लेट्स के बीच में हम लोग पुट कर दें, यानी एक कंडक्टिंग स्लैब को ही दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में अगर हम पुट कर दें, तो K क्या हो जाएगा, इंफिनिटी के बराबर. तो जो कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T अपॉन इंफिनिटी, जो जनरल फॉर्मूला लगाकर ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T. तो आप देख पा रहे हो इसमें K का कोई फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि K क्या है, इंफिनिटी है. ठीक है, ये सारी चीजें, ये जो है कुछ स्पेशल केसेस है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फटाफट. ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. नेक्स्ट विल डू एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. कैपेसिटर के पास कितनी ताकत होती है स्टोर्ड, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन. आ जाओ. एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. अब देखो, समझो इस चीज को. एक चार्ज कैपेसिटर जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो कि इक्वल होता है उस कैपेसिटर को चार्ज करने में जितना वर्क किया गया था उसके. ठीक है, एक जो चार्ज कैपेसिटर होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, उसी चीज के बराबर होती है, उसी वर्क के बराबर होती है जो कि किया गया था उस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए. ठीक है, अगर हम इस एनर्जी को रीस्टोर करना चाहें या फिर रिकवर करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा. अगर हम चाहेंगे कैपेसिटर से सारी एनर्जी निकाल कर हम कहीं और स्टोर करें, तो हमें कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर चार्जिंग बैटरी के द्वारा, अगर चार्जिंग बैटरी के द्वारा की जाती है, ठीक है, तो यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हुआ था वो बैटरी की केमिकल एनर्जी को खर्च करके हुआ होगा, है ना. तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हुआ था वो क्या होगा, बैटरी के केमिकल एनर्जी को स्टोर करके उसके एक्सपेंस में किया गया होगा खर्च. ठीक है, सो अगर मान लेते हैं टाइम टी
चार्ज क्यू प्रेजेंट था कैपेसिटर पे और पोटेंशियल वी प्रेजेंट था, ठीक है। गिव मी अ मिनट, ठीक है। एट टाइम टी मान लो चार्ज क्यू प्रेजेंट था कैपेसिटर पे, ठीक है। क्यू चार्ज वाज प्रेजेंट इन द कैपेसिटर, ठीक है। और वी तो पोटेंशियल था, एंड वी पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। अगर dq अमाउंट ऑफ चार्ज को फील्ड के इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट लाया गया, ठीक है। इफ dq अमाउंट ऑफ चार्ज इज बॉट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द कैपेसिटर, तो जो एडिशनल वर्क करना पड़ा होगा उस dq अमाउंट ऑफ चार्ज को लाने के लिए, वो कितना करना पड़ा होगा? dw इज इक्वल टू dq इंटू वी, dq इंटू वी, यानी v के वैल्यू क्या होता है? q अपॉन c, और ये हो गया dq। तो टोटल वर्क कितना करना पड़ा होगा चार्ज करने के लिए कैपेसिटर को? तो वो हो जाएगा W के बराबर, विच इज इंटीग्रल ऑफ डी क्यू, ठीक है। तो हो जाएगा 0 से क्यू नॉट तक, क्यू बाई सी डी क्यू। ये किसके बराबर हो गया? क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c के बराबर हो गया। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड बाय अ चार्ज कैपेसिटर, U, वो किसके बराबर होगा? W के बराबर, यानी क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c के बराबर, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, सब फॉर्मूला आप लगा के देख लेना, या हाफ क्यू नॉट वी नॉट, ठीक है। ये हो गया। और अगर किसी कैपेसिटर को चार्ज क्यू दिया गया तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ क्यू वी के बराबर। ओके जी, चलिए नोट करिए इसको। बहुत ही आसान चीज था ये, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट था ये। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके रिगार्डिंग, एंड देन इस चैप्टर में और तो कोई ज्यादा जान बची नहीं है। अब मेन जो चीजें शुरू होंगी वो होंगी सीरीज ऑफ पैरेलल कैपेसिटर्स की। मेन जो चीजें शुरू होंगी वो क्या होंगी? सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर्स। वो तो बेसिकली कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स हैवी यहीं तक थी। जो पैरेलल, जो सीरीज ऑफ पैरेलल कैपेसिटर वाला चीज है वो तो बस फॉर्मूला और ट्रिक पर बनता है, तो उसको मैं उतना हेवी नहीं मानता, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं यार फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, दो पैरेलल प्लेट वैक्यूम कैपेसिटर्स, ठीक है, टू पैरेलल प्लेट्स vacuum capacitors have areas A1 and A2, ठीक है, and equal plate spacing D, and equal plate spacing कितना? D. Show that when the capacitors are connected in parallel, the equivalent capacitance is the same as for a single capacitor with plate area A1 plus A2 and spacing D, ठीक है। यहाँ पर मैं, चलो छोड़ो, ये तो मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो फिर मैं आप लोगों को हिंट क्या ही दूं।
ठीक है, चलिए। तो देखो, पैरेलल के केस में ना, जब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, अभी आप आगे में पढ़ोगे, वो होता है C इज इक्वल टू C1 + C2। ठीक है, तो यानी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A1/D प्लस एप्सिलॉन नॉट A2/D। तो इससे क्या हो गया, A इज इक्वल टू A1 + A2। बिंगो, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता था? प्रूव्ड। अगर बस आपको ये पता था तो बात खत्म। ठीक है भाई, बहुत ही आसान। चलो, तो ये क्वेश्चन मैं छोटा सा इसीलिए करवा दिया ताकि आप लोग फिर रो मत कि सर क्वेश्चन नहीं करवाए एंड ऑल। तो एक दो क्वेश्चन तो कर ही लेंगे अपन, है ना? एक और कर ले, चलो एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। आ जाओ। Two spheres having radii A and B. Two spheres having radii A and B and their centers are at distance D apart. ठीक है, तो show that C is equal to 4 pi epsilon naught 1 by A plus 1 by B plus minus 2 by D। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं, देखते हैं हम। आप बढ़िया क्वेश्चन तो लग रहा है, बट देखते हैं सॉल्व करने में कैसा लगेगा, है ना? तो ध्यान से देखो, दो स्फेयर्स हैं, एक का रेडियाई ए है, दूसरे का रेडियाई बी है। एक पर चार्ज प्लस क्यू होगा, दूसरे पर चार्ज माइनस क्यू होगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, डी के बराबर। ठीक है, तो जो वी होगा पोटेंशियल, वो क्या होगा, V1 - V2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन ही निकाल दो बाहर। ये हो जाएगा Q/A माइनस Q/D माइनस Q/B प्लस Q/D, इसके बराबर। ठीक है, तो हमें पता है C क्या होता है, Q/V होता है। करके देख लो, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, बचेगा बस 1/A प्लस 1/B माइनस 2/D। ये पहला कैपेसिटेंस। अब अगर पहले स्फीयर को नेगेटिव चार्ज दे दें, यानी इस वाले स्फीयर को नेगेटिव दे दें, इस वाले स्फीयर को पॉजिटिव दे दें, यानी कॉन्फ़िगरेशन को ऑपोजिट कर दें, तो जो सी आएगी, इफ फर्स्ट स्फीयर इज गिवन पॉजिटिव चार्ज and second sphere is given नेगेटिव चार्ज, तो जो कैपेसिटेंस आएगी वो आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/A प्लस 1/B प्लस 2/D। तो जो नेट कैपेसिटेंस आ गई पूरे कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है, वो क्या आई, 1/4, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/A प्लस 1/B प्लस माइनस 2/D। प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं था, नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिकल फोर्स ऑन अ चार्ज्ड कंडक्टर।
गिव मी अ मिनट। तो हमें पता है कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं दे रिपेल ईच अदर। ठीक है। तो जो भी किसी एक पार्ट पे जो कंडक्टर के चार्ज होगा वो उसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जो ये रिपेलिंग फोर्स है इसकी वजह से एक मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है एज सच कंडक्टर। ठीक है। तो मान लो अपन कोई कंडक्टर बनाते हैं यहाँ पे, बहुत ही रैंडम शेप का कुछ इस तरीके का कोई कंडक्टर बनाया। ठीक है। उसका एक हिस्सा, इतना छोटा सा एक हिस्सा लिया जिसको हमने मान लिया पी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे जो पी के होगा, ठीक है, उसको हम मान सकते हैं कि वो इस स्मॉल एरिया अगर हम निकाल रहे हैं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एनी पॉइंट नियर द कंडक्टर सरफेस कैन बी अज्यूम ड्यू टू द स्मॉल पार्ट ऑफ द सरफेस एरिया। मान लो इसको डेल्टा एस मान लेते हैं। इसके सरफेस एरिया को अगर हमने डेल्टा एस मान लिया और ये पी पॉइंट इस डेल्टा एस के पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड माना जा सकता है कि इसके द्वारा प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके द्वारा प्रोड्यूस हो रही है, इस पार्ट के द्वारा, इधर E1। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है E2 इधर। ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। ठीक है। ई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और जो अंदर में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बोलो, अगर दो पॉइंट देखें, एक पॉइंट क्या है यहाँ पर P है, तो P के पास जो कंडक्टर के बाहर है वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट Q ले ले तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। तो E1 प्लस E2 क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर जो कि पॉइंट P पे। ठीक है। और E1 माइनस E2 जीरो हो जाएगा एट पॉइंट Q। तो E1 क्या हो जाएगा, E2 के बराबर हो जाएगा यहाँ से, विच इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो Q यानी सिग्मा डेल्टा S इंटू E2, ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर डेल्टा S बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर। ये हो गया फोर्स। ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया, जिसको कि मैकेनिकल फोर्स या प्रेशर कहते हैं, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो वो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बिकॉज ई क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स बाई एरिया क्या हो गया, फोर्स बाई एरिया हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है। ये हो गया डेरिवेशन, फटाफट नोट करिए इसको। कंसेप्ट समझ गए ना, कंडक्टर के बाहर के पॉइंट में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कंडक्टर के अंदर के पॉइंट में जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये मैकेनिकल फोर्स क्यों लग रहा है, कंडक्टर का छोटा सा हिस्सा डेल्टा एस लेंगे तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो एक फोर्स लगाएगा रिपेलिंग फोर्स, और उसके बाद उसके बाकी जो उसके आसपास के सराउंडिंग एरियाज होंगे वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और वो भी एक मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे। ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट मींस। अब नेक्स्ट करेंगे फोर्सेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स। यानी एक तो कंडक्टर की बात हुई ना, अब अगर दो कंडक्टर यानी कैपेसिटर का हो सिस्टम तो उसके बीच का फोर्सेस क्या होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। फोर्सेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, फटाफट देखो। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया ए है, ठीक है, एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया, दूसरे प्लेट को नेगेटिव चार्ज दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस होगा भैया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एफ क्या होगा, क्यू ई, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया फोर्स, खत्म बात। ठीक है। ये आ गया फोर्सेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। छोटी सी कंसेप्ट थी, अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है।
A capacitor is given a charge Q. The distance between plates is D. One plate is fixed and other is moved away. From other till the distance between them become till the distance between them becomes 2D. तो फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स. उसको डिस्टेंस को सेपरेट करने के लिए कितना वर्क डन लगा होगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा. ठीक है, क्वेश्चन आ गई बात समझ. ठीक है, जब एक प्लेट फिक्स्ड है तो अदर जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, बिकॉज दोनों के बीच में ये ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड होता है. तो जो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, जो अभी हमने डिराइव किया क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये कॉन्स्टेंटली लग रहा होगा दोनों प्लेट्स के बीच में, जब एक प्लेट फिक्स था और दूसरा नहीं था. अब देखो, अब अगर हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा तो सेम मैग्नीट्यूड का लगाना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि उनके बीच का सेपरेशन हम इंक्रीज कर पाए. ठीक है, तो सेम मैग्नीट्यूड का अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा तो वो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस. तो Q ये क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर D बाई 2a एप्सिलॉन नॉट. ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर. ठीक है, इसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी है, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं अगर आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज पसंद हो तो. अगर आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज पसंद हो तो वर्क डन क्या होता है, डेल्टा यू यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. यू फाइनल क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c फाइनल कैपेसिटेंस माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 इनिशियल कैपेसिटेंस. ठीक है, तो फाइनल कैपेसिटेंस कितना होगा, फाइनल कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d, और इनिशियल कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d. दोनों इसमें पुट कर दो, तो पुट कर दोगे तो W क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d. तो ये हो गया क्यू स्क्वायर d बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a. ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, आंसर दोनों से ही सेम आएगा. राइट इट डाउन. ठीक है, सो आज के लेक्चर में अपन इतनी बात करेंगे और आगे के लेक्चर्स में विल डू इवन मोर. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल. ठीक है, जो कि बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है तो दम कुछ नहीं उसमें. ठीक है, बट थोड़ा वास्ट है, थोड़ी ट्रिक्स एंड टिप्स हैं उसमें ज्यादा ही. ठीक है, तो वो करेंगे. सीआर सर्किट्स करेंगे. सीआर सर्किट्स करने के बाद थोड़ी और दो तीन चीजें देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये सब कैसे निकालते हैं. एंड उसके बाद वी विल डू एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, यूजिंग द ट्रिक्स एंड टिप्स विच वी लर्नड इन द थ्योरी. एंड उसके बाद हम लोग चैप्टर को क्या करेंगे, सम अप कर देंगे. ठीक है भाई. सो या आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस. आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. आई होप आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला होगा. So if you really like the lecture, please subscribe the channel so that we can, feel the support coming from you guys, and also share it with your, IIT aspirant friends, and comment कि आपको कैसा लगा और क्या क्या सीखने को मिला. और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो. We will get it clear for you. Okay, चलो, thank you very very much guys. Bye bye.